स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सोशल साइंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था भूमंडलीकृत विश्व का बनना का, और पार्ट 2 आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। कुछ दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न बचे थे उनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न हमारा, तो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। ये प्रश्न बच गए थे दीर्घ उत्तरी, ठीक है। महामंदी के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन व्याख्या से विस्तार पूर्वक जो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। तो युद्ध के बाद जब विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, ठीक है, तब 1929 में, किस सन में, 1929 ईस्वी में महामंदी के कई कारण थे। महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण क्या था, तो पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन की समस्या गंभीर बनी हुई थी, ठीक है। जो कृषि क्षेत्र था, जो लोग कृषि करते थे, उसमें उत्पादन सही से नहीं हो रहा था, ठीक है। और उत्पादन की जो समस्या थी ये गंभीर हो गई थी। उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण, उत्पादन भी होता था तो उनकी जो कीमतें थे वो भी घट गई थी, मतलब सस्ती होने लगी थी, और भी सस्ती होने लगी तो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई थी और स्थिति और भी खराब हो गई थी, ठीक है। इस तरह से जब ये कंडीशन थी तो किसानों की आय भी कम होने लगी थी। तो किसानों ने क्या किया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अगर हम उत्पादन को बढ़ा देंगे तो कीमत जैसे मिलेगी, हमें ज़्यादा उत्पादन होगा तो कीमत हमें, मतलब कीमत वैसे ही मिलेगी लेकिन पैसे ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। इस तरह उन्होंने विचार किया। तो इस तरह से कोशिश करने लगे ताकि कम कीमत मिलने पर भी वो अपना आय स्तर बनाए रखे। उसका ये परिणाम हुआ कि कृषि उत्पाद बाजार में और अधिक आने लगे, ठीक है। जब इस तरह से होने लगा तो जो कृषि उत्पाद थे, मतलब जो कृषि में किए जाते उत्पाद जैसे गेहूँ, चना, बाजरा और ये चावल, इस तरह के, और जैसे सब्जियां, ठीक है, तो वो उत्पाद और अधिक आने लगे, जिसके कारण कीमतें क्या हुई, और घट गईं। परिणाम स्वरूप उत्पाद पड़े पड़े सड़ने लगे। क्या होने लगे, उत्पाद पड़े पड़े सड़ने लगे, ठीक है। जब सड़ने लगे तो इस तरह से जो महामंदी हुई तो वो बढ़ गई, ठीक है। दूसरा चरण क्या था, ये तो पहला चरण था कि कृषि से महामंदी हो गई। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में अनेक देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। हालात अच्छे होने पर अमेरिका से कर्ज जुटाना आसान था, परंतु संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए, ठीक है। जो उद्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनके क्या हो गए, होश उड़ गए। 1928 का समय था और उस समय विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, ठीक है। जो अमेरिका ने कर्जा दे रखा था वो कितना था, $1 अरब था, जो एक साल में ही घटकर केवल चौथाई रह गया था। वे देश जो अमेरिकी कर्ज पर सबसे अधिक निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। तो ये जो थे दो कारण थे महामंदी के। तो इस तरह से महामंदी का प्रभाव पड़ा विश्व स्तर पर, ठीक है। तो ये हमारा विस्तार से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, ठीक है। तो किस प्रकार से उसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुई थी तो दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय शक्ति के अधीन था। जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था तो दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय शक्ति के अधीन था।
अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकतर उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। दूसरा, ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक एक औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। जब ये बिगड़ चुके थे, अस्त व्यस्त हो चुके थे, ठीक है, तो IMF, ठीक है, और विश्व बैंक का गठन हुआ। केवल औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इन दोनों का जो गठन हुआ था, तो ये किस लिए किया गया था? तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। जिस प्रकार यूरोप और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के लिए IMF और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं थे, उसी प्रकार 1950 के दशक के आखिरी वर्षों में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी और अधिक ध्यान देने लगे। संसार के अल्प विकसित भाग पश्चिमी साम्राज्यों के उपनिवेश थे, जिन्हें स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भी गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहायता लेनी पड़ी, जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का भी प्रभाव था। ठीक है, तो इसलिए और यहाँ पर जो G77 में था, ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की भी प्रतिक्रिया दी गई है G77 को। क्यों दी गई है? क्योंकि ये उसी पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पे G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका महाद्वीप को किस तरह आपस में बांट लिया? तो किस तरह से बांटा? तो पहला, व्यापार में लाभ और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि संसार के अनेक भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के अंत में अनेक परिवर्तन आ गए तथा औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया गया। तीसरा था, अफ्रीका के कुछ देशों की सीमाएं सीधे होने के कारण यूरोपीय शक्तियां इसी आधार पर अपने अपने इलाके बांटने लगे। तो इस तरह से यूरोपीय देशों ने अफ्रीका महाद्वीप को बांटा। ठीक है, तो इसी तरह से बंटने लगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिल्क मार्ग का महत्व हमें बताना है। सिल्क मार्ग का महत्व क्या था? ठीक है, सिल्क मार्ग बनाया गया था, इसका महत्व क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आधुनिक काल से पहले संसार के दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का सबसे मुख्य उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। जल या स्थल से होकर गुजरने वाले सिल्क मार्ग न केवल एशिया के विशाल भागों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इन मार्गों का अस्तित्व ईसा पूर्व भी था और 15वीं शताब्दी तक भी था। इसी रास्ते से चीनी मिट्टी के बर्तन तथा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में जाते थे तथा यूरोप से सोना चांदी एशिया में लाते आते थे। व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। ईसाई मिशनरी तथा मुस्लिम धर्मोपदेशक इसी रास्ते से संसार के अनेक भागों में गए। पूर्वी भारत में जन्म लेने वाला बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग के द्वारा ही अनेक दिशाओं में फैला था। तो ये थे हमारे कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, जो 4 क्वेश्चन थे। तो बस यही हमें करवाने थे। बस आज की क्लास हमारी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, ये जो 4 ही क्वेश्चन थे यही मैं करवाने थे। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन थे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।